आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज वीडियो हम देखने जा रहे हैं, उसका टाइटल है व्हाई जापानीज मीडिया क्लेम्स इंडिया विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। इसके अलावा लोग चैनल का लिंक स्टॉकिंग का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और जापान के न्यूज चैनल के एक टॉक शो में जापान की फेमस वसेला यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर ने यह कहा कि मोस्टली इंडिया दुनिया का नेक्स्ट सुपर पावर बनेगा। इनफैक्ट हिरोशी हिराबाशी, जो इंडिया में 1998 से लेकर 2002 तक जापानीज एम्बेसडर थे, उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है इंडिया द लास्ट सुपर पावर। बट एक मिनट, यहां पर जरा तारीफों को लगाम देते हैं। अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू द्वारा कंडक्टेड एक सर्वे रिपोर्ट को देखें तो उसमें जापान मोस्ट इन्फ्लुएंशियल नेशन की लिस्ट में 6th पोजीशन पर आता है और इंडिया तो टॉप 10 में भी नहीं आता। एंड जापान के साथ इंडिया के इतने अच्छे फॉरेन रिलेशंस आखिर कैसे हुए? क्योंकि एक टाइम पर तो वर्ल्ड वॉर 2 की मैं बात कर रहा हूं, जैसे आप जानते होंगे, इंग्लैंड के साथ मिलकर इंडिया ने जापान को घुटने पर टेक दिया था। तो फिर क्यों जापान आज की तारीख में अपने नेशनल इंटरेस्ट को इंडिया के साथ अलाइन कर रहा है? वेल, इसका जवाब ऑब्वियसली छुपा हुआ है इंडिया और जापान की हिस्ट्री में। जैसे कि आप सभी जानते हो कि जापान एक बुद्धिस्ट मेजॉरिटी देश है विद अराउंड 67% ऑफ द पॉपुलेशन फॉलोइंग बुद्धिज्म। और जैसे कि हम सभी ये भी जानते हैं कि बुद्धिज्म ओरिजिनेट कहां से हुआ था। एंड दिस इज वन ऑफ दोस कल्चरल सिमिलैरिटीज जिससे इंडियंस और जापानीज नेचुरली अपने आप को काफी रिलेटेड समझते हैं। पर यह रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हुआ था 1904-5 की रूसो जापानीज वॉर में। उस वॉर के दौरान छोटे से जापान ने रशिया जैसे जायंट को धूल चटा दिया था और इस जीत का नतीजा ये निकला कि उस वक्त फेमस हुए एशिया फॉर एशियंस ऐसे एंटी यूरोपियन नारे। ये नारे इंडिया के जेलों में बंद फ्रीडम फाइटर्स के कानों तक पहुंचे और जो आजादी की आग इंडिया में ऑलमोस्ट बुझ चुकी थी वो फिर से दहक उठी। लेकिन अब इस आग का फिर क्या किया जाए? इसके लिए इंडिया के पास दो ऑप्शंस थे। एक, या तो वो जापानीज आर्मी का ब्रिटिशर्स के खिलाफ साथ दे, या दूसरा ब्रिटिशर्स को जापान के खिलाफ उनकी वॉर जीतने में मदद करे, ताकि वो हमें बख्श दे। एंड नाउ एज वी ऑल नो, ऐसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने पहला ऑप्शन चुना। लेकिन ये तो नेताजी के विचार थे। ज्यादातर फ्रीडम फाइटर्स को ब्रिटिशर्स का साथ देना ही ज्यादा फायदेमंद लगा, जिन्होंने कंडीशन रखी थी फ्रीडम फॉर फ्रीडम। ब्रिटिशर्स की मांगे बिल्कुल साफ थी। इंडियंस अगर ब्रिटिशर्स को वर्ल्ड वॉर जीतने में मदद करेंगे तभी इंडियंस को आजादी मिलेगी। और फिर क्या था, ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने जापानीज, इटालियन और जर्मन इन तीनों को हरा दिया। और ये देखकर लॉर्ड कर्जन ने ये तक कह दिया था कि अगर किसी ने इंडिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया तो मानो उसने पूरे दुनिया को अपने मुट्ठी में कर लिया। लेकिन भले इंडियन आर्मी ने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर जापान को बुरी तरह हरा दिया था, यूएस के न्यूक्लियर बॉम्ब से चकनाचूर हुए जापान को लार्ज क्वांटिटीज में आयरन ओर सप्लाई करके फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने का पहला कदम भी इंडिपेंडेंट इंडिया ने ही उठाया। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब सारी जीती हुई वेस्टर्न कंट्रीज इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल फॉर द फार ईस्ट IMTFE के जरिए जापान पर वॉर क्राइम्स का इल्जाम लगाकर उनसे पनिशमेंट के तौर पर और भी ज्यादा पैसे ऐंठना चाहती थी ताकि वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, तब अगेन इंडिया ही वो देश था जो इसके अगेंस्ट खड़ा था। इंडियन जज राधा विनोद पाल ने पूरे इंटरनेशनल पैनल के विपरीत जाकर जापान को बचाया और इस बात पर काफी स्ट्रांगली अड़े रहे कि जो कंट्री वॉर में ऑलरेडी अपना सब कुछ खो चुकी है उसे और ज्यादा पनिश करना जास्ती है। बट एज वी ऑल नो, एक अंडर डेवलप्ड देश के ब्राउन स्किन जज की बात मानना वेस्टर्न देशों के शान के खिलाफ था और इसीलिए उन्होंने 1951 में अपनी अलग कॉन्फ्रेंस की, सैन फ्रांसिस्को पीस कॉन्फ्रेंस के नाम से, और वहां पर सभी वर्ल्ड वॉर 2 जीते हुए देश हारे हुए देशों पर दुनिया भर के रेस्ट्रिक्शंस लगाने लगे। बट गेस व्हाट, वेस्ट के तरफ से लड़ने के बावजूद भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने ऐसी अनफ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने से बिल्कुल इनकार कर दिया और अगले ही साल जापान के साथ अपनी एक अलग पीस ट्रीटी साइन करके जापान पर बिलीव करके उसके साथ रिलेशंस आगे बढ़ाए, जिसके जरिए इंडिया ने ऑफिशियली जापान को उसके हर छोटे बड़े प्रॉब्लम्स में मदद करने का संकल्प लिया। और आखिर इंडिया के इन्हीं सब ह्यूमैनिटेरियन एक्शंस के चलते इंडिया और जापान के रिश्ते फाइनली इतने मजबूत हुए कि लिटरली 1989 में जब उनके एम्परर शोवा चल बसे थे तब पूरे इंडिया में 2 मिनट्स का मौन रखा गया था, जिसने जापानियों के मन में इंडिया के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ा दी।
अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आप सभी देख ही रहे हो कि गेट्स इट फ्लाई के वीडियोस में काफी क्वालिटी चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि गेट्स इट फ्लाई की टीम एक्सपैंड कर रही है और हमें क्रिएटिव जीनियसेस की तलाश है। हमें क्रिएटिव और होशियार लोग चाहिए, एजुकेशन नहीं बल्कि हंगर, स्किल्स और एक्सपीरियंस चाहिए। और फिलहाल हम वीडियो एडिटर, कंटेंट राइटर और सोशल मीडिया मार्केटर ढूंढ रहे हैं और ये सारी पोजीशंस मैंने हायरिक पर पोस्ट कर दी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको बस सीधा वहां पर जाकर अप्लाई करना है, और इन केस आपको इधर अपने मतलब की जॉब ना भी मिले तो टेंशन नॉट, क्योंकि हायरिक पर 120 के कंपनीज ऑलरेडी हायर कर रही है। इस ऐप के थ्रू आपकी डायरेक्ट हायरिंग से पहले सीधा गेट्स इट फ्लाई के टीम मेंबर्स और टीम लीडर्स से होगी और आपका फाइनल इंटरव्यू मेरे साथ होगा। सो यू कैन बेटर नो अबाउट द कंपनी एंड आवर वैल्यूज। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हायरिक पर किसी भी कंपनी के साथ आप ऐसा इंटरेक्शन रख सकते हो, डायरेक्टली हायरिंग मैनेजर्स और टीएल से बात कर सकते हो। और क्योंकि यहां पर कंसल्टेंट्स का कोई भी चक्कर नहीं है, इसलिए स्कैम होने के चांसेस भी नहीं होते। तो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन नाउ और ढूंढो अपने मनपसंद का जॉब। एंड नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब अगर हम प्रैक्टिकली देखने जाए ना, तो मिलिट्री पावर और ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर ही वो दो चीजें नहीं है जिसकी वजह से जापान को ऐसा लगता है कि इंडिया सुपर पावर बनेगा। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट, किसी भी कंट्री को सुपर पावर डिक्लेयर करने के लिए उसमें एटलीस्ट 5 चीजें होनी बहुत ही जरूरी है। नंबर 1, मिलिट्री अलायंसेस। नंबर 2, इंटरनेशनल अलायंसेस। नंबर 3, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। नंबर 4, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। एंड लास्टली, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, जिनमें से इंडिया के पास 3 चीजें तो पहले से ही है। लाइक नंबर 1, मिलिट्री अलायंस। आज यूएई, रशिया, फ्रांस, इजराइल, अफगानिस्तान एंड इनफैक्ट यूएस भी मिलिट्री में हमारा एलाय है। और अगर हम नंबर 2 की बात करें जो है इंटरनेशनल अलायंस, तो मेजर इंटरनेशनल फोरम्स जैसे यूएन, G20 और FATF जैसे और भी इंटरनेशनल ग्रुपिंग का इंडिया फाउंडर मेंबर है। और इस वजह से इंडिया के इंटरनेशनल अलायंसेस ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ अच्छे हैं। और नंबर 3 की अगर हम बात करें तो वो है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। इंडिपेंडेंस के बाद पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने NAM मूवमेंट को स्टार्ट किया था, जिसने वर्ल्ड को यह क्लियर मैसेज दिया था कि इंडिया एक सेल्फ मेड लीडर है। और आज भी मोदी जी के पॉलिसीज जितना हो सके इंडिया को सेल्फ रिलायंट बना रहे हैं। और यही वजह है कि कोविड के टाइम पर हमने वैक्सीन खुद क्रिएट किए और हमने दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट भी किया, वो भी ऐसे टाइम पे जब दुनिया भर में पैनिक और अफरा तफरी मची थी और कोई किसी की हेल्प करने को तैयार नहीं था। अब बात करते हैं हमारे पास क्या नहीं है, और वो है 2 चीजें, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। इस चीज को अचीव करने के लिए हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC में परमानेंट सीट की जरूरत है, और ये सीट जापान हमें दिलवा सकता है। क्योंकि जब से यूनाइटेड नेशंस बना है तब से उसके परमानेंट सीट पर बस 5 देश बैठे हुए हैं, US, रशिया, UK, चाइना और फ्रांस। एंड इंटरेस्टिंगली यही वो 5 देश है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद काफी अच्छे खासे कंडीशन में थे, पर वो दौर कुछ अलग था और आज 70 साल बाद वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है। अब वक्त आ गया है कि UNSC के परमानेंट सीट्स में भी एडिशंस हो, बट जैसा कि हम सब जानते हैं UNSC की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसके परमानेंट मेंबर्स जो किसी भी रेजोल्यूशन का समर्थन या रिजेक्शन उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखकर नहीं करते, वो इंस्टेड अपने पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर जापान और इंडिया की ही बात ले लो, जो करीब 2004 से जर्मनी और ब्राजील के साथ मिलकर UNSC की परमानेंट मेंबरशिप के लिए पुश कर रहे हैं। लेकिन चाइना है कि इन दोनों कंट्रीज के साथ चल रहे अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स का गुस्सा यूएन में इस रेजोल्यूशन के खिलाफ देकर निकाल रहा है। लेकिन इस मामले में ट्विस्ट यह है कि चाइना का यह कहना है कि वो अपना वीटो इसीलिए यूज करता है क्योंकि उसको असली प्रॉब्लम जापान से है, इंडिया से नहीं। और इसीलिए जापान अब इंडिया को आगे पुश कर रहा है ताकि UNSC की परमानेंट सीट पर बैठकर एक ऐसा देश एशिया का प्रतिनिधित्व करे जो उस कुर्सी का इस्तेमाल पूरे एशिया की तकलीफों को सुलझाने के लिए करेगा और ना कि उस पर राज करने के वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। क्योंकि देखो, इसमें जापान को भी जियोपॉलिटिकली बहुत फायदा है। अगर इंडिया UNSC का परमानेंट मेंबर बन गया तो वो एक नॉन परमानेंट मेंबर की तरह सिर्फ रेजोल्यूशन या पॉलिसी पर हाँ या ना नहीं करेगा, बल्कि उसके पास पॉलिसीज बनाने का और डिसीजंस लेने का भी हक आ जाएगा। यानी कल को अगर जापान चाहे तो वो इंडिया के जरिए UNSC की परमानेंट मेंबरशिप मिलने की जो प्रक्रिया है उसी में चेंजेस ला सकता है और एक डेमोक्रेटिक वोटिंग सिस्टम खड़ा कर सकता है जिसमें चाइना और अन्य परमानेंट मेंबर्स का एज सच कोई सोल से ना हो।
अगर मेजॉरिटी ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स भी किसी कंट्री को एक सुपर पावर मानते हैं और उसके सपोर्ट में वोट करते हैं तो चुपचाप उसे परमानेंट सीट दे दो। इसमें ताकत भी अनेकों देशों के बीच बंट जाएगी और दुनिया के किसी भी मामले में कुछ चुनिंदा देश अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। यानी ऑल इन ऑल, फॉर ऑल दिस टू हैपन, इंडिया इज द की, जिसका एहसास करंट जापानीज गवर्नमेंट के साथ साथ फॉर्मर जापानीज प्रधानमंत्री शिंजो एबे को भी था, जिन्होंने ओपनली ये कहा था कि इंडिया और जापान का रिश्ता दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट रिश्तों में से एक है और ये जापान के नेशनल इंटरेस्ट में है कि वो इंडिया के साथ ये रिश्ता हमेशा बनाकर रखे। और अगर यहां पर हम जापान का रिश्ता चाइना के साथ देखें तो उनका रिश्ता भी बिल्कुल सेम है जैसा हमारा रिश्ता चाइना के साथ है। उनका भी सेनकाकू आइलैंड्स को लेकर लैंड डिस्प्यूट चल रहा है। एक बोलता है ये आइलैंड मेरा है तो दूसरा बोलता है ये मेरा है, एंड हेंस द राइवलरी। बट यहां पर अभी अगर देखा जाए तो दोनों का ट्रेड रूट इंडियन ओशन से होकर गुजरता है, जिसमें चाइना के कई मेजर बेसेस भी है और उसमें अपॉइंटेड है 44 से भी ज्यादा सबमरीन्स जो दुश्मनी निकालने के लिए कभी भी छुपके से जापानीज ट्रेड वेसल्स को डुबा भी सकता है। बट इंडियन ओशन में इंडियन नेवी की पकड़ काफी स्ट्रांग है और इंडियन नेवी जापानीज वेसल्स के अगेंस्ट कुछ ऐसा होने नहीं देगा और इसीलिए भी जापान हमें सपोर्ट करता है। सो दैट ब्रिंग्स अस बैक अगेन टू द क्वेश्चन कि जापानीज मीडिया का यूं इंडिया की इतनी तारीफ करना उनका इंडियंस और उनके दिमाग के लिए इज्जत का नतीजा है या फिर ये रिपोर्टेज या सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग का एक जरिया है जिससे इंडियंस के इमोशनल दिलों को जीतने की साजिश चल रही है फॉर देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट। वेल, वजह जो कुछ भी हो, लेकिन यही तो असली काम होता है ना मीडिया का, कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए न्यूज रिपोर्ट को पेश करना और ना कि हर समय अपने ही देश को कोसते रहना और इश्यूज को सेंसेशनलाइज करना। वेल, इस विषय पर आपका क्या कहना है, मैं जानना चाहूंगा आपके विचार नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ क्योंकि ऐसे एजुकेशनल वीडियोस आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। सो थैंक यू गाइस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। अगर आपको एडिटर, कंटेंट राइटर या सोशल मीडिया मार्केटर की पोजीशन में इंटरेस्ट है और गेट सेट फ्लाई टीम के साथ काम करना चाहते हो तो हायरेक्ट पे हमारे जॉब पर अप्लाई करना मत भूलना। और अगर आपका फील्ड ही अलग है देन ऑल्सो वरी नॉट, क्योंकि यहाँ पर 120K प्लस कंपनीज हायर कर रही है। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन नाउ। स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। हम जब भी जियोपॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, जियोपॉलिटिक्स के बारे में वीडियो देखते हैं तो हमेशा हमें कुछ नया जानने को मिलता है, नया सीखने को मिलता है। और अगर मैं यहाँ पे जापान की बात करूँ तो नो डाउट जापान की हिस्ट्री को जब आप देखते हैं तो जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा जो है आपको देखने को मिलता है कि इंडिया की तरफ से बेशक सपोर्ट एक साइड पर आपको ब्रिटिशर्स की तरफ देखने को मिलता है, लेकिन दूसरी साइड पे जो है कुछ ऐसे लीडर्स भी थे जो जापान को सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम। मैं ये कहूँगी कि जब से हम लोगों ने जियोपॉलिटिक्स की वीडियो देखना शुरू की है, मैंने तो एक चीज़ सीखी है कि कोई भी कंट्री हो, चाहे मतलब वो आपका जितना भी अच्छा दोस्त है, लेकिन अपने फायदे तक, मतलब जब तक उसको अपना फायदा नहीं होगा उस चीज में, वो कभी भी आपको फेवर नहीं देगा। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल अच्छी चीज भी है कि आपको अपनी कंट्री का इंटरेस्ट देखना चाहिए। मैं इसको नेगेटिव वे में नहीं लेती, लेकिन ये कि मुझे लगता है कि ये चीजें, ये समझ जो है वो लोगों को भी होनी चाहिए, क्योंकि मैं अपनी नेशन में ये समझ बहुत कम देखती हूँ। इस वजह से जब हम लोग जियोपॉलिटिक्स की कोई ऐसी वीडियो देखते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, ये चीज जो है वो सीखने वाली है कि आपके जो नेशनल इंटरेस्ट है उसमें कोई आपका बहन भाई या कोई आपका रिश्तेदार नहीं होता, नहीं है। हाँ, रिश्तेदार कह सकते हैं, बहन भाई नहीं होता। एग्जैक्टली, आप अपनी कंट्री का जो बेनिफिट है वो सबसे ज्यादा देखना है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम लोग देखें कि जो मतलब यूएन की भी इसमें बात की गई, और मैं कहूँगी कि मैं इसीलिए इस तरह के इदारों को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, और मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि वेस्ट का इन्फ्लुएंस जितना मतलब काफ़ी टाइम से दुनिया पर रहा है वो ख़त्म होना चाहिए, और बल्कि जो भी वर्ल्ड लीडर्स हैं उनको चाहिए कि वो सारे मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहां पर सब कंट्रीज के पास राइट होना चाहिए कि वो डिसीजन ले सकें। वहां पर ऐसे वोटिंग होनी चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है, उसके बारे में बात की जाए, बजाय इसके कि सिर्फ 4-5 कंट्रीज जिनको बहुत ज्यादा एक मतलब राइट दे दिया गया कि वो डिसाइड करेंगे, वो डिसीजंस ले बाकी सारी दुनिया का। तो मुझे ये चीज गलत लगती है। ये वर्ल्ड वॉर 2 से पहले भी बात करें तो यूनाइटेड नेशंस जैसे जो है अदारे जो है वो बन चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वर्ल्ड वॉर जो है हमें देखने को मिली। लेकिन जो है अभी जो यूनाइटेड नेशंस है जो हम देखते हैं तो नो डाउट बहुत सारे फैसले वहां पर इस तरह किए जाते हैं जो उनके पर्सनल, यानी कि जो 5 मुस्तकिल मेंबर हैं उसके
के परमानेंट मेंबर हैं, उनके पर्सनल इंटरेस्ट पर, उनके कंट्री के पर्सनल इंटरेस्ट पर जो है वहाँ पर डिसीजन लिए जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो रद्द कर दी जाती हैं जो कि उनके इंटरेस्ट के मुताबिक जो है वो पूरी उतर नहीं रही होती। और इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो नो डाउट मैं ईमानदारी से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वहाँ पर जो है हर कंट्री अपना पर्सनल इंटरेस्ट देकर दूसरे कंट्री के साथ अलायंस जो है वो कर रहा होता है। बहुत कम कंट्री जो है वो बहुत कम क्या बल्कि कोई कंट्री ऐसा नहीं होता कि उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट जो है उस चीज में शामिल ना हो। बिल्कुल, जैसे आज के टाइम पर हम देखें अमेरिका को अपना पर्सनल इंटरेस्ट है जिसकी वजह से वो इंडिया के काफी ज्यादा करीब रहना चाहता है। इंडिया ने अपने आप को आज के टाइम में मनवाया है। मुझे लगता है कि आज शायद ही कोई ऐसा कंट्री होगा जिसकी न्यूज़ में इंडिया का नाम ना लिया जाता हो, या फिर जिसकी न्यूज़ में इंडिया के बारे में, उनके स्टार्टअप्स के बारे में, उनके जो होम इंडस्ट्री है उसके बारे में डिस्कस ना किया जाता हो। तो मुझे लगता है कि इंडिया जो है वो अपने आप में बहुत नाम कमा रहा है। और पता नहीं क्यों यहाँ पर फिर मुझे स्वामी विवेकानंद जी की जो बात है वो याद आ जाती है, जो हम लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोस में भी सुनी है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब इंडिया जो है वो सुपर पावर होगा। मतलब ये उन्होंने भी प्रेडिक्ट कर दिया था। और अगर हम अभी का टाइम देखें तो इंडिया स्टेप बाय स्टेप जिस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं पर वो क्लैरिटी नजर आती है मतलब सुपर पावर बनने में। और अगर आज के टाइम में चाइना को भी देखा जाए तो चाइना बेसिकली काउंटर ही इस वजह से इंडिया को रिस्ट्रिक्ट भी इसी वजह से करना चाहता है, क्योंकि उसको भी ये नजर आता है कि इंडिया में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। यार बेसिकली अगर देखा जाए ना, इंडिया की एक लोकेशन भी देखी जाए तो वो इस तरह की है कि जो ओशन है, ठीक है ना, उसको एक प्रॉपर ट्रेड रूट है बहुत सारे कंट्रीज के लिए। अगर देखा जाए तो चाइना से, जापान से, या जितने भी आसियान देश हैं वहाँ से जो एक रूट निकलता है या जो मटेरियल जाता है दूसरे मुल्कों पर, वो इंडियन ओशन से ही होकर गुजरता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है लोकेशन है इंडिया की। तो अगर इस हिसाब से भी देखा जाए स्ट्रेटेजिकली तो इंडिया जो है एक काफी इंपॉर्टेंट जगह पे, कोस्ट लाइन अगर उसकी देखी जाए तो काफी बड़ी जो है उसकी कोस्ट लाइन है। बिल्कुल। और एक चीज मैं ब्रिटिशर्स के बारे में बोलूंगी कि मतलब जब भी हम कुछ पास्ट का सुनते हैं ना, कुछ नया ही हम लोगों को जानने को मिलता है कि जिस तरीके से उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो एक कंडीशन रखी कि अगर आप हमारे साथ लड़ेंगे तो हम आपको आजाद कर देंगे। ये तो मुझे पता था। हाँ, मुझे नहीं पता था वैसे इसके बारे में। तो मैं ये बात सोचती हूँ कि देखा जाए तो वो लोग भी बेचारे गलत नहीं थे जो इतनी देर से गुलामी में पिस रहे थे। उन्होंने कहा कि चलो इस तरह से करके आजादी मिल रही है तो जान छुड़वाएंगे। तो लेकिन ये है कि जितना नुकसान हुआ उसमें, जितनी जानें गई, उससे ब्रिटिशर्स का तो कोई लेना देना नहीं है ना। तो मैं ये बात सोचती हूँ कि हिस्ट्री को उठाकर देख लो और अभी के टाइम को उठाकर देख लो तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मुझे लगता है कि जो वेस्ट है वो कभी भी ये नहीं चाहता कि जो ये वाला रीजन है वो उस तरह से प्रॉस्परस रहे, क्योंकि शुरू से उनकी एक इस तरह की स्ट्रैटेजी रही है, या हम कहेंगे कि प्लानिंग इस तरह से रही है कि इस खित्ते में कुछ तो या तो कॉन्फ्लिक्ट रहने चाहिए या फिर जो है लोग उनको उतनी अवेयरनेस नहीं देनी चाहिए कि जिससे लोग जो हैं वो उनके लेवल पर आना चाहिए। बट आई थिंक अभी ऐसा टाइम आ गया, इंडिया बहुत चेंज है। इंडिया मैं कहूँगी कि अभी 2014 से लेकर हम लोग देखें तो इंडिया में बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा स्टेबल कर लिया हुआ है, अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बेहतर कर लिया हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि अगर ग्लोबली भी हम लोग देखें तो दुनिया के हर मुल्क में आपको इंडियंस नजर आएंगे अच्छी पोजीशंस पर। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके कंट्री को का नाम जो है वो बनाती हैं। बाकी मुझे लगता है कि जैसे बीच में जापान का एक जिक्र किया गया, जापान के मैंने तो पहले भी बोला कि एक अपने कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। जापान को अगर देखा जाए तो वो इंडिया में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करता है और काफी कम बुलेट ट्रेन इंडिया में जो है वो जापान की मदद से बनाई जा रही है, इंटरेस्ट रेट पर वो मतलब इन्वेस्टमेंट करता है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी और आपका क्या कहना है इस बारे में जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और क्या लगता है आप लोग आने वाले कितने सालों में आप देखते हैं कि इंडिया प्रोग्रेस करेगा और उस लेवल पर पहुंचेगा, जरूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।